औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना नासिर खान। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो जनाब आपको जो 2000 यानी कि 2025 का नया साल आ रहा है उसकी मुबारकबाद देनी है। तो जनाब सबसे पहले तो वो मुबारकबाद कबूल फरमाइए और आप उम्मीद है कि आप अपने अहलो अयाल के साथ खुश होंगे, हैप्पी होंगे और उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों का ये साल भी बाहर आएगा और आपको अल्लाह पाक तमाम हादसा से, तमाम बलाओं से महफूज रखेगा। अब आगे चलते हैं जी कि जो 2024 गुजर गया है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी हो गई है उसमें सबसे बड़ा जो खूनी साल रहा पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो ये 2024 रहा, यानी कि 2024 ये खूनी साल रहा। और इसमें ऐसे ऐसे अनहोने वाक़यात हुए कि जनाब अपनों ने अपनों को मारा। तो फिर एक क्या हुआ कि इजराइल ने गजा के ऊपर फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया और नहाते लोगों के ऊपर उसने ना बच्चों को स्कूलों में छोड़ा, ना उसने हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई बमबारी करने में कसर छोड़ी। फिर आपको पता है कि जो यूक्रेन का जो कज़िया है वो भी अभी तक मुसलसल चल रहा है और रशिया अपने दुनिया के सबसे बड़े बनाए हुए बम सवाए एटम बम के वहाँ पे सब बम फेंक चुका है और फेंकते ही जा रहा है। उधर दुनिया में खून की होली इस तरह खेली जा रही है कि जनाब अपना पूरी दुनिया में अमन होने का नाम नहीं ले रहा और कोई ना कोई नया कॉन्फ्लिक्ट हमेशा खुलने के लिए तैयार रहता है। मजलूम गजा के लोगों की क्या बात करें, उनकी तो ज़िंदगी है ही जीरन, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ लोग अपने अपने मुल्कों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी गजा की तरह ही बना दी गई है। कल तक हम एक कश्मीर को रोते थे कि कश्मीर में जनाब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है यानी कि भारत वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है और दूसरी तरफ अब हमारे मुल्क में भी कम नहीं होने जा रहा, उसमें भी वही हो रहा है जो ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम मुल्कों में इस वक्त चल रहा है। क्योंकि ये असल में लड़ाई है फस्तायत की और हकदारों की। तो ये लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये कभी कभी कोई इसका पलड़ा बड़ी हो जाता है और कभी जुल्म का पलड़ा बड़ी हो जाता है तो कभी हकदारों का पलड़ा बड़ी हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई अभी जारी है और ये क्योंकि ये हमें बता दिया गया कि हक और बातिल की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, तो ये लड़ाई भी उसी तरह ही जारी रहनी है। जिस तरह हम जिंदा हैं तो हर आने वाला साल हमारी ज़िंदगी में एक नया साल आता है, लेकिन हमारे हालात वाक़यात कोशिश के बावजूद नहीं बदलते क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द के तमाम हमारा सिस्टम है वो हमारे हालात को बदलने नहीं दे रहा। तो जनाब आप आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जनाब आज सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि जनाब खान साहब के साथ जो रहाई जो उनकी डील है वो होने जा रही है। लेकिन कौन सी डील, कहाँ की डील? खान साहब उसी तरह डट के खड़े हैं जिस तरह उनको पहले छोड़ा गया था। वैसे हमारी जो अकाबरीन है, हमारे जो इस वक्त अनाने गवर्नमेंट में हैं या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो भी सोचते होंगे कि यार एक शख्स जिसकी उम्र 75 साल हो चुकी है, जिसको ना तो शोहरत को चाहिए ना उसको कोई पैसा देना चाहिए, बल्कि उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों को इक्वल देखना चाहता है तमाम दुनिया के लोगों के साथ। यही वो रूल ऑफ लॉ चाहता है, इसी के साथ वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उसका रिजल्ट ये निकला है कि वो पहले से भी मजबूत होकर ऊपर आया है। अभी 2 साल से ऊपर होने वाले हैं। खान साहब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और होम्योपैथिक पार्टी जो है वो अभी तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। या तो होम्योपैथिक पार्टी बहुत कमज़ोर है और या फिर जो फसायत करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं वो भी बहुत ताकतवर हैं। बहरहाल जी अब ये क्या कहते हैं कि इस जो बिल्ली को कमरे में से निकालना पड़ेगा और वो बिल्ली जो है वो 20 जनवरी को जब एक शेर की शक्ल में जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप की शक्ल में हलफ उठाएगी, जो हमारी पहले से हमारी हिस्ट्री रही है, हमारी औकात रही है कि कभी एक फ़ोन कॉल आती है तो हम लंबे लेट जाते हैं और कभी फिर हमारे मुल्क के ऊपर वो ड्रोन हमलों के ये चढ़ दौड़ते हैं और हम ये कहते हैं कि ये ड्रोन हमले भी हमने कराए हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि पानी सर के ऊपर से कहाँ तक गुजरेगा और जब उनकी तरफ से कॉल आएगी, बल्कि कॉल क्या आएगी, उनकी तरफ से एक हल्का सी ट्वीट आएगा, एक इशारा होगा और जनाब जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ वो जो कितना शेमफुल एक्ट था कि जब जाके जनाब नवाज शरीफ के साथ जो उनके वेरिफिकेशन साइन हैं वो भी एयरपोर्ट के ऊपर जाके नादरा वालों ने कराए और जब नवाज शरीफ साहब वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो इसी मुल्क में सूरज जैसे कहते हैं कि मगरब से भी निकला नहीं है। तो जनाब हमारे जो अनाने गवर्नमेंट के लोग हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने सूरज मगरब से निकाल के दिखा दिया और आज ये हुआ
کہ جناب नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केस बने हुए थे उनको सबको वश कर दिया गया और नवाज शरीफ साहब को दूध में से दिला के, जैसे वो हिंदुओं का भगवान होता है उसकी शक्ल आती है दूध में से निकलने के बाद, तो जनाब नवाज शरीफ ऐसे निकल आए और वो उनके ऊपर कोई केस नहीं है। और जनाब जरदारी साहब को प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना दिया गया और बिलो रानी का तो आपको हाल का पता ही है। तो जनाब ये हुआ 2024 से पहले। अब 2025 आ रहा है, आप लोगों के हालात वहीं के वहीं हैं। आप लोगों की ना किसी ने सड़कें बनाई, ना किसी ने स्कूलों को अपग्रेड किया, ना किसी ने महंगाई कम की। आप लोगों ने उसी जगह ढाबे के ऊपर बैठ के रोटी खानी है और वहीं पे जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उठ जाना है बेशक। और इन जालमों को बद दुआएं देते हुए जिन्होंने आपका सुख चैन, जिन्होंने हमारी तकदीर छीन ली है, जिन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी कल की खबर है कि जनाब 40 हमारे लोग जो है नौजवान हैं वो जो यूनान में डूब गए। कितने अफसोस की बात है, पता नहीं कितने हजारों सैकड़ों हमारे लोग इन तारीख राहों में मारे जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने पूछना है वो अपने आप को अपने एयर कंडीशन कमरों में अपने बड़े बड़े हीटर लगा के, वो कोट टाई लगा के, वो खूबसूरत वर्दियां पहन के हमें ये बताते हैं कि जनाब इस मुल्क में 75 बिलियन की जो है वो सरमायाकारी आने वाली है। अभी 100 बिलियन आ ही जाता है। और तो और पहले उनकी जो न्यूट्रल थे, जब वो न्यूट्रल होते थे तो उनकी हर चीज़ के ऊपर लोग यकीन करते थे। अब जब ये जनाब जनरल साहब ने भी चंद दिन पहले ISPR के DG साहब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा लगा कि सच्ची बात करनी चाहिए क्योंकि ये आखिरी साल का शायद आखिरी दिन है आज। तो ये जा रहा है 2025 में, पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि जनरल साहब ऐसे ही लगे कि जैसे वो नून लीग की कोई स्पोकमैन है और वो अपनी लगी लपटी के बगैर जनाब उन्होंने नून लीग की मुकम्मल तर्जमानी की। और ऐसा लगा कि जैसे लड़ाई जो है इक़्तिदार की वो नून लीग की और PTI की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जो है वो बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के है। अब खान साहब एक बंदे हैं, उनकी एक पार्टी है जिसको लोगों ने 8 फरवरी को वोट देकर ये साबित कर दिया कि लोग हमेशा उसी के साथ होते हैं जो हक के साथ खड़ा होता है, लोग बातिल के साथ नहीं होते। हमारी कौम ने दुनिया के बड़े बड़े जो उलमा थे, हमारी कौम ने जो बड़े बड़े लीडर थे, जो स्कॉलर थे, वो कहते थे हमें हजूम है, हमें कौम नहीं है। हमारे बड़े बड़े जगह झूठे सच्चे सहाफ़ी वो जो हमें बताते थे कि हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है, हमारी कौम ने साबित कर दिया कि आप सब झूठे हो, आप सबका एजेंडा असली हमारे जहरीला एजेंडा है, आप झूठ बोलते हो। हम एक कौम है और हमने 8 फरवरी को साबित कर दिया कि हम जिसको चाहेंगे उसको ही हम इक़्तिदार में लाएंगे। हमारे ऊपर जो मर्जी जितनी मर्जी बंदूकें चाल लें, जितने मर्जी हमारे से 45 के जो है वो फॉर्म छीन लें, लेकिन हम ये बता देंगे कि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। आप हमारे ऊपर अपने ज़बरदस्ती के फैसले नहीं ठोक सकते। तो निज़ाम ये था 2024 तक का साल। अब खान साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट है और झूठी सच्ची नून लीग है और इसके साथ वो जो पीपल्स पार्टी है बैसाखियाँ लिए हुए। और जो जनाब मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब ने इमरान खान से तुन के बदले ले लिए अपने। उन्होंने जो जो इमरान खान ने लफ्ज़ कहे थे, इमरान खान ने उनके मतलब कभी उनको डीजल कहा था तो कभी ये कहा था कि ये बंदा जो है यही KP को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आज जनाब मौलाना साहब ने इसी 2024 तक अपने सब बदले ले लिए, यहाँ तक कि उनको इतना मजबूर कर दिया कि PTI की जो मुलाकात थी वो भी मौलाना साहब की मर्जी से जेल में होने जा रही थी। आप इससे सोचें आगे कि आपको पाबंद सलासल करके, आपको जेल में बंद करके, आप ज़रा तसव्वुर करें, आप कितने बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, आपके तमाम ज़राए मालूमात के इत्तलात के महदूद कर दिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आप इतने मजबूर हो जाते हैं। बल्कि आपकी होम्योपैथिक पार्टी ने जाके मौलाना साहब के पाँव पकड़ लिए और मौलाना साहब को कहा कि हमारी एक मुलाकात होनी दी जाए। और दूसरे लफ्ज़ों में एस्टेब्लिशमेंट ने होम्योपैथिक पार्टी की, मैं होम्योपैथिक पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों ने उस शख्स का हक अदा नहीं किया जिस शख्स ने उनको ला के आम लोगों में से उठा के VIP बना दिया। अब क्या पंजाब में MNA कम है या MPA कम है या पूरे पाकिस्तान में PTI के कितने MNA MPA हैं? लेकिन आज हशर ये है कि जनाब अगर PTI ने कोई मुलाकात भी करनी होती है तो उनको घुटनों के बल झुकना पड़ता है, अपनी जो नाक है उसको ज़मीन के ऊपर रगड़ना पड़ता है, फिर जाके उनकी खान साहब से मुलाकात होती है। और खान साहब मर्द कलंदर, वो कुरान पाक पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल में हैं, वो उधर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो करते हैं। वो जो रूखी सूखी खाते हैं
क्योंकि एक टाइम आता है कि इंसान की ज़िंदगी में ये रोटी, ये 500 का खाना, ये 5000 का खाना और ये जो 100 रुपये का खाना, ये जो ढाबे के ऊपर बैठ के खाना एक जैसा हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको कहते हैं जब कोई बादशाह फ़कीर हो जाता है तो फिर वो खान साहब की शक्ल में आ जाता है। चलो जी, ये तो यकीनन पीटीआई जाने और जो एस्टेब्लिशमेंट वो जाने कि वो खान साहब के साथ क्या करेंगे और खान साहब को किस तख्तादार तक वो पहुंचाना चाहते हैं, बावजूद उसके कि उनका कोई कसूर नहीं है, तो लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा हुआ है। तो पीटीआई उम्मीद है इसके ऊपर होश की नखल लेगी और हमारी जो मुर्दा दिल, मुर्दा ज़मीर और बदतरीन इंसाफ देने वाली अदालतें हैं, वो भी उम्मीद है कि 2025 में जागेंगी और हमारे जो मजलूम पाकिस्तानी हैं, जो मजलूम कौम है, इसको इंसाफ देंगी और इस मुल्क में वही इंसाफ का सूरज लेके आएंगी जिसको हम सब का, जिसने हमने ख्वाब देखा है, जिसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया था और जिसके लिए आज हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सूरज मशरक़ से ज़रूर चमकेगा, कि जहाँ से इंसाफ का बोलबाला होगा, जहाँ से लोगों के घर में अंधेरा नहीं उजाला होगा, किसी के घर में पुलिस सीढ़ियाँ लगा के नहीं कूदेगी। इंसाफ लोगों को यकीनन उनकी दहलीज के ऊपर दिया जाएगा, लेकिन इस शक्ल में नहीं कि पुलिस वाला ही इंसाफ करने लग जाए, बल्कि इस शक्ल में कि अगर कोई शख्स जुर्म करेगा उसको अदालत में बकायदा पेश किया जाएगा। उस अदालत वो फैसला करेगी कि ये मुजरम है या मुलजम है। इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है मुलजम और मुजरम में। जनाब दूसरी तरफ आप जनाब आते हैं हम अफ़गानिस्तान की तरफ। जब क्योंकि आपके मुल्क में अनस्टेबिलिटी होती है, जब आपके मुल्क में अमन नहीं होता, तो जितने कुत्ते होते हैं, जितने सूअर होते हैं, वो आपके मुल्क के ऊपर दौड़ पड़ते हैं, वो आपकी बोटियां नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जनाब पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। पाकिस्तान को अगर बचाने की एक जंग एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है, अपना खून देके, अपनी शहादतें देके, अपने जो फौजी जो घर से निकलते हैं, वो जब अपनी माओ के गले मिलते हैं तो वो ये समझते हैं कि माँ जी मुझे सब गुनाह माफ़ कर देना, मेरी सब गुस्ताखियाँ माफ़ कर देना, मेरी सब नाफरमानियाँ माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने शायद जाना तो है यहाँ से, लेकिन वापस आने का मेरा कोई पता नहीं है। और यही होता है कि जब उसकी किसी गांव में, किसी गोठ में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में जब उसकी लाश आती है तो लोग दीवाना वार उसको सलाम करने के लिए टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो शख्स उतना ही प्यारा था जितना एक बाबू होता है, जो ब्यूरोक्रेट होता है, जितना ठंडे कमरों में बैठने वाले लोग होते हैं। वो भी किसी का दुलारा था, वो भी किसी बहन का भाई होता है। लेकिन क्या करें, हमारे पॉलिसी मेकर ने इतनी ऐसी पॉलिसियाँ बना दी हैं कि जिनको हमने खिलाया उन्होंने हमारे ऊपर हराम करके हमारे ऊपर उगलना शुरू कर दिया। आज ये है कि जिनको हमने पाँव के ऊपर खड़ा किया वो हमें धमकियां दे रहे हैं, वो हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मनों से मिल गए हैं और हमें आज भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जनाब नहीं, वो आपके साथ हैं, वो आपकी बात सुनने वाले हैं। अभी एक दफ़ा जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो टीवी के ऊपर तशरीफ लेके आएँ और पाकिस्तान को खुले दिल से बताएं कि आपके कौन कौन से दोस्तनुमा दुश्मन हैं, आपके कौन से वो दोस्त हैं जो आपको अपने मुल्क में एंटर नहीं होने दे रहे, वो आपको वीज़े नहीं दे रहे, और आपके वो कौन से खुले दुश्मन हैं कि जिन्होंने इस मुल्क में अपने फाइनेंस करके इस मुल्क में खून की नदियां बहा दी हैं, और वो कौन से आपके दुश्मन हैं कि जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर नकाब चढ़ा रखे हैं। बेशक वो सियासतदानों में से है, बेशक वो ब्यूरोक्रेसी में से हैं, या वो हमारे अवाम में से है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। ना हमें यह बताया जाता है कि आपका खुला दुश्मन कौन सा है, ना हमें यह बताया जाता है कि ये मुनाफिकीन जिन्होंने अपनी शक्ल के ऊपर सियासतदानों के नकाब जोड़े हुए हैं, या ये जहरीले लिखने वाले जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हुए जिनको शर्म आती है, जो तौफों से बदतर हैं, इनमें से कौन सा मुल्क का दोस्त है और कौन सा मुल्क का दुश्मन है। क्योंकि उसके पीछे चाल वही होती है जो अक्सर इंटेलिजेंस एजेंसियां चलती हैं, वो ये कि जनाब आपकी कमज़ोरी को पकड़ लिया जाता है और फिर मौका आने के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको रहना इसी मुल्क में है, आपको जाने नहीं देना। आपके कलम का घोड़ा कहीं और तरफ चला दिया जाता है। अगर आप सियासतदान हैं तो आपको सेनेट में, कौमी असम्बली में आप होते किसी पार्टी के साथ हैं, तो जनाब आपके साथ ये किया जाता है कि आपका वोट किसी और सिंपली से निकलता है। फिर और सबसे इससे बड़े के बाद क्या करें कि अवाम जो अपने किसी पसंदीदा लीडर को, किसी आलू बताऊं वाले को, किसी बैंगन वाले को वोट डालती है, तो निकलता किसको है कि वो मरे हुए शेर की तरफ।
اور وہ کینسر کی مریضہ بیچاری جس کی 80 سال عمر ہو چکی ہے، اس خنزیر کو اللہ معاف فرمائے، میرے منہ سے ایک ایسا لفظ نکل گیا ہے کہ امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے، کہ یہ شخص اپنی گاڑی کے اگر جھنڈا لگانے کے لیے اس نے اس 80 سال کی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ حفظ اقتدار میں اس نے بولا کہ مجھے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن میں نے آگے آ کے رہنا ہے، میں نے اس ملک کا وزیر اعظم بن کے رہنا ہے۔ لیکن جو پیچھے تنابیں کھینچنے والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جناب آپ صرف منارے پاکستان کے اوپر آ کے کبوتر اڑا سکتے ہو، جب آپ کبوتر اڑا دیں گے پھر ہم آپ کے طوطے اڑا دیں گے، اور انہوں نے بھی یہی کیا، اتنا ذلیل کیا کہ اس کو لندن سے بلایا اور بٹھا کے زرداری کو پریزیڈنٹ بنا دیا، اور ایک شخص کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آ کے اپنے کھلی عوام میں کہتا کہ دیکھو بھائیو، میرے ساتھ پہلے بھی 3 دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے اور یہ میرے ساتھ 4تھی دفعہ دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن ضمیر جاگے گا تو تب یہ ہوگا۔ آپ سمجھیں کہ آپ کی تمام بیماریوں کا، آپ کی تمام مشکلات کا صرف ایک حل ہے، اس ملک کا سیاسی نظام۔ جب تک یہ سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہماری پولیس صحیح ہوگی، نہ ہمارے گاؤں میں انصاف ملے گا، نہ ہماری عدالتیں صحیح ہوں گی، اور نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ صحیح ہوگی۔ عوام کو ٹھیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر مہاتر محمد صاحب نے ملیشیا میں کر دکھایا، وہ جو لکڑیوں کے مکانوں میں رہنے والے تھے آج محلوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، یہ دبئی کے حکمران کیا کرتے تھے، کیسے ہوتے تھے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دبئی کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ جب نظام ٹھیک ہوتا ہے، جب آپ قانون کی، رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں، جب رول آف لا ملک میں آتا ہے تو اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ملک میں بھی جنگ یہی رول آف لا کی جاری ہے۔ اس میں ناظرین کرام موضوعات بہت سے ہیں، ہم جس طرف بھی نکل جاتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو قرضوں کے جال میں ڈبو دیا گیا ہے۔ ابھی کل ہی ہمارے مسائل پروگرام کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور پابندی ایسی لگائی گئی ہے کہ جیسے آپ کی یہ پورا جسم ہے اور آپ کو گلے سے پکڑ کے آپ کا جو سانس گھٹنے دے دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ دنیا کی ان اقوام میں اپنا پاؤں نہ رکھ سکیں، ان اقوام میں شامل نہ ہو سکیں کہ جو ترقی کی منزلات طے کرتی جا رہی ہیں، بلکہ آپ ایک باجگزار، ایک چھوٹا ملک بھوٹان کی طرح، سری لنکا کی طرح، یا دوسرے ان نون جو کنٹری ہوتے ہیں ان کی طرح بن کے رہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس قوم نے یہ علم، یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس ملک میں جتنے اسٹیبلشمنٹ کے جو طاغوت کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کو اس قوم نے نیچے گرا کے رہنا ہے، اس قوم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ یہ 2025 ان نوجوانوں کے لیے ہے جو ملک چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے۔ آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے اسی ملک کو سنبھالنا ہے، اسی ملک میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ یاد رکھنا، ہمارے جیسے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کل، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنا آپ کو یہ سروں کے اس طرف جو روشنی ہے ہم دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سے۔ آپ نے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا، اس کو جو کینیا کے جنگلوں میں اس کی لاش کو کیا ہوا اس کے ساتھ، آپ نے اس سے پہلے کتنے صحابیوں کے ساتھ کیا، لیکن کیا ہو گیا؟ کیا وہ مر گئے؟ وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے۔ یہ لڑائی، یہ باطل اور انصاف کی لڑائی ہے، ظلم کے خلاف مظلوم کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے۔ یہ جو 2025 آ رہا ہے، یقیناً وہ سال آ رہا ہے کہ اس میں دنیا میں بہت سی چیزیں چینج ہو جائیں گی، بدل جائیں گی، ٹیکنالوجی بدل جائیں گی۔ آپ کے بچوں کا مستقبل، آپ کا مستقبل، اس ملک میں صحت، صاف پانی کا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، خواہ وہ اندرونی ہو خواہ وہ بیرونی ہو۔ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت برحق ہے، اس نے آگے رہنا ہے۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے نہ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے۔ پاکستانیوں، ہمارا یہ پیغام، مجھے نہیں معلوم کہ فائر وال کی نظر ہو جاتا ہے یا آپ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، لیکن ایک بات کا ہمیں یقین ہے، اس پاکستان کو اللہ پاک نے ہر وہ چیز دی ہے جس کی ہم تمنا کر سکتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم تمہارے اے اللہ تمہاری کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو معذرت کے ساتھ ہم اس کا پورا حق ادا نہیں کر رہے اللہ کی ان نعمتوں کا، لیکن پاکستانیوں، اس پاکستان نے قیامت تک رہنا ہے۔ آپ نے اس ملک کے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ ڈٹے رہنا ہے۔ آپ نے مالی، اندرونی، بیرونی جیسی جنگ ہے وہ آپ نے لڑ کے رہنی ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے۔
ورنہ ایک بات یاد رکھنا، آج میں اس میری بات کو لکھ لیں، آپ نے جب یہ ملک چھوڑنا ہے، آپ نے کسی ملک کی طرف جانا ہے، آپ کو کسی نے پناہ گزینی کا جو سٹیٹس ہے یعنی ریفیوجی ہونے کا، یقین کریں آپ کو وہ بھی کسی نے نہیں دینا۔ آپ اسی کشتی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ نے اس پاکستان سے آپ نے امیدیں نہیں توڑنی۔ اس پاکستان کے وہ لوگ جو اس ملک ہمیں پیچھے دھکیلنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا کام ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ بے شک ظالموں کے دن تھوڑے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ وعدہ اس کا سچا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اللہ نے وہ 313 کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائی ہے وہ سب کو یاد ہے، کوئی بھولنے کی بات نہیں، ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ بے شک آپ تعداد میں کم ہو، لیکن اگر آپ سچے ہو، اگر آپ پکے مومن ہو، تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ظلم، طاغوت، ظالم سب مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے نام جو ہے وہ خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں خان صاحب کہ خان صاحب کے متعلق کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کرنے کے لیے، اس پاکستان کے متعلق بات کرنے کے لیے، لیکن کیا کریں، وقت کی جو بندش ہے وہ ہمیں روکتی ہے، اور ہمیں اس بات کی ہمیں احساس ہے کہ یہ بلاگ بھی لمبا ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات دل میں سے آپ کے دل میں لگے اور آپ کو یہ لگے کہ آپ کا بھائی آپ کی ہی زبان بات کر رہا ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہ بات کر رہا ہے، جو آپ کے دماغ میں ہے وہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو جناب اس بلاگ کو لائک کیجئے، رانا ناصر خان میڈیا کو جناب اپنی مہربانی فرمائیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے۔ تمام امیدوں کے ساتھ آپ سب کو 2025 کا نیا سال مبارک ہو۔ رانا ناصر خان کی طرف سے آپ کو ساتھ آپ کا بہت ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ، اور جو آپ نے ظلم سہیں، جو آپ نے تکلیفیں سہیں، یقین کریں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ پاک اسی طرح مضبوط، سٹرونگ اور حق کے اوپر ڈٹے رہنے کا اللہ پاک جو آپ کے اوپر رحمت فرمائے، آپ کو حوصلہ دے۔ آپ وہ قوم ہو، آپ وہ مظلوم قوم ہو کہ جس نے بہت سے ظلم سہے ہیں، لیکن آپ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ امید ہے کہ 2025 میں بھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کا چاند ستارے والا جھنڈا لے کے دنیا میں ایک دفعہ پھر اس کا نام روشن کریں گے۔ اور اس ملک میں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے آگے کون جو ملک کا دشمن آ رہا ہے، خواہ وہ دینی علماء میں سے ہو، خواہ وہ سیاستدانوں میں سے ہو، اسٹیبلشمنٹ میں سے ہو، یا وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو ہمیں راہ سے بھٹکانے والا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قوم ایک ہے، یہ قوم ایک رہے گی اس جھنڈے کے نیچے جس کے اوپر چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ تو پاکستانیوں، بے شک آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی کوئی آپ کے لیے اس جیل میں اپنے لیے نہیں زندہ ہے، تابندہ ہے، اور انشاءاللہ پائندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ